जी।
प्रोफेसर साहब, गुड मॉर्निंग टू यू, हार्टी वेलकम। नमस्कार सर। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एंड हैप्पी टीचर्स डे, वर्ल्ड टीचर्स डे। हैप्पी वर्ल्ड टीचर डे। थैंक यू सर, थैंक यू, सेम टू यू आल्सो। आप हमारे टीचर हैं, टीचर डे है। ठीक। अच्छा सर, इस तरह की आज मैं ना इन्हां दी क्लास ना 11:25 ਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ छोड़ देंगा। मैंने कहा जी 11:20 पे छोड़ दें। कोई नहीं, मैं करदा स्लाइड्स पूरियां ते 11:20 तक खत्म कर दिए। हाँ जी, 11:20 तक खत्म कर देने हैं, क्योंकि फिर मैंने इथों फिर कॉलेज जाना ना, दूजी अपनी क्लास भी लेनी। डन सर, डन डन, लेट पीपल कम। और सर किस तरह ठीक ठाक? बस इन्हां बच्चों का एक दिन एग्जाम भी रखते हैं ਤੁਹਾਡੇ टॉपिक ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ सब्जेक्ट ਦਾ, तद ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ समझ आएगी कि पढ़ना हैगा, सारे आਣगे तद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि उस तो बाद 87 बच्चे ने इस कोर्स के अंदर, दसो तुसी, और उन्हां चों 4 नहीं आते। 4 आंदे ने। मैं वही कह रहा, 87 बच्चे एनरोल्ड ने इस प्रोग्राम च। हाँ जी, हाँ जी। और 4 आंदे ने। 4 या कई बार 7-8 होंगे। हाँ, कोई गल नहीं, आन दो इन्हां नूं, आपां 5 मिनट ले लैंदे आ। कोई गल नहीं सर, कोई गल नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू, हैप्पी डे। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग पल्लवी। पल्लवी, गुड मॉर्निंग सर। अच्छा बेटा, देखो स्लाइडें नजर आ रही हैं? यस सर। देन टुडे जो मैंने आपको करवा दिया ना, उसको मैं रिवाइज करवाऊंगा, और साथ में मार्जिनल कॉस्टिंग की जो कुछ 4 एप्लीकेशंस हैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है? यस सर।
Now another student, Janvi Shrivastava is coming. Anuj Sharma is coming. Anuj, Anuj, Anuj. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपने वो पिछली क्लासेस अटेंड नहीं की थी हैं? करी थी सर, करी थी। पिछली जो क्लासेस ना लास्ट वीक वो कॉस्ट शीट पे या अक्टूबर 2 को नहीं की थी, ठीक है नहीं? तो मैं रिपीट कर देता हूँ जिससे कॉस्ट अकाउंटिंग का जो है ना वो प्रैक्टिकल आपसे हुई है। तो बेसिकली लेट मी स्टार्ट नाउ। ये स्टूडेंट, cost means the sacrifice of economic resources. The sacrifice of economic resources is called as cost. Cost means the sacrifice of resources. ये देखिए, पहले जो ट्रेंड था ना इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे कन्फाइंड था। Now with the passage of time, we say cost is the resources, emotional resources, human resources, जो हम सेक्रीफाइस करते हैं ना वो सभी कॉस्ट की डेफिनेशन में आ जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अकाउंटेंट के पास ना जो इमोशनल इकोलॉजिकल रिसोर्सेज जो सेक्रीफाइस करते हैं उसका फ्रेमवर्क नहीं है, ये सिर्फ इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे है। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई एनवायरमेंटल या इकोनॉमिक अदर रिसोर्सेज। तो जो भी प्रोजेक्ट लगाते हैं ना उसका वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके वो चलते हैं। कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस आर डिफरेंट। एक्सपेंसेस आर एक्सपायर्ड कॉस्ट जो कि रेवेन्यूज के साथ मैच करके वो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दी जाती हैं। जो अनएक्सपायर्ड कॉस्ट है ना उसको हम बैलेंस शीट में एसेट शो करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। एंड नाउ सिंस देयर आर 6 पार्टिसिपेंट्स, ये देखिए इसके बाद आपको बताया था टाइप्स ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन विच आर रिलेटेड विद प्रोडक्शन प्रोसेस जो फैक्ट्री में इनकर होती हैं। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर कंसर्न्ड विद ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। सेलिंग कॉस्ट जो है ना डिमांड को स्टिमुलेट करने के लिए होती हैं, उसको एडवर्टाइजमेंट में आ जाती हैं। Then distribution costs are associated with facilitating distribution of products to suppliers, distributor, customers, जैसे डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे ऑफिस का रेंट है, रेट टैक्सेस हैं, सैलरीज हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट का जैसे फैक्ट्री रेंट, रेट टैक्सेस, जो फैक्ट्री का खर्चे हैं ना जितने भी वो प्रोडक्शन में आ जाते हैं। इसके बाद आपको बताया गया था कि कॉस्ट शीट कैसे तैयार करनी है। ये आपको क्लियर नजर आती है? क्यों डियर पार्टिसिपेंट, ये आपको क्लियर नजर आती है? हाँ सुल्तान, यस पलवी आती है नजर? अनुज? यस सर। हाँ नजर आती है ना? ये मैंने पूरी कंप्लीट नहीं की, इसको थोड़ा सा आगे कैरी फॉरवर्ड करके। सबसे पहले जो डायरेक्ट मटेरियल जितना जो कंज्यूम हुआ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस परचेजेस माइनस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जहाँ कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जैसे कैरी इनवर्ड हैं वो इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। डायरेक्ट लेबर, चार्जेबल एक्सपेंसेस इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। देन इट बिकम्स आवर प्राइम कॉस्ट। इसमें आप फैक्ट्री के जो खर्चे हैं, जो ऊपर के खर्चे हैं, इसको ओवरहेड कहते हैं, वो ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे फैक्ट्री रेंट, रेट टैक्सेस, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री सुपरविजन, फोरमैन सैलरी, अनप्रोडक्टिव वेजेस, एस्टिमेटिंग, ड्राइंग ऑफिस की जो सैलरीज हैं, लूज टोड रिटर्न ऑफ, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो ये वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती है। इसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जैसे ऑफिस रेंट है, सैलरीज हैं, डायरेक्टर फीस है, डेप्रिसिएशन है, वो ऐड कर दिया, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। इसमें एडजस्टमेंट किया ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक की, देन इट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
Then selling and distribution overheads are added, like salesman commission, traveling expenses, carry outward, depreciation on delivery van, royalty paid on sale basis, salesman salaries, advertisement, they are called as cost of sales. तो इसको सेल के साथ कंपैरिजन करें तो जो डिफरेंस है ना, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ें। Mr. X furnishes the data related to the manufacturing of a product. Raw material consumed, direct labor, machine hours worth 900, तो इसका रेट कितना है 5 रुपीज। Administration overheads are 20% of works cost. Selling overheads are 0.5 per unit. Unit produced है 17,100 और यूनिट सोल्ड हैं 16,000, जिसको 4 रुपए के हिसाब से बेच दिया। प्रिपेयर कॉस्ट शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। इसको देखिए, ये कॉस्ट शीट हमने प्रोड्यूस की है, जो जितने हमने यूनिट प्रोड्यूस किए 17,100, अमाउंट देखिए और पर यूनिट देखिए। 15,000 को 17,100 से डिवाइड कर दिया तो ये पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है। डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, देन फैक्ट्री ओवरहेड्स 900 into 5, it is called as factory cost, works cost या production cost. Then administration overhead are 20% of work cost. हाँ जी, yes. This is called as cost of production. Cost of production जो आती है ₹2 per unit. अब देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारी 34,200 की है, ₹2 पर यूनिट आ रही है। इसके बाद देखिए इसमें से क्लोजिंग स्टॉक 1100 का है, उसको हमने ₹2 पे वैल्यूएट किया, क्योंकि उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से उसकी वैल्यूएशन करनी है, तो वो वैल्यूएशन उसमें से कम कर दी। then it is called as our cost of goods sold. तो इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर दिए तो ये 0.5 आ जाता है। then your cost of sales are there, profit is the difference. is it clear to you or not? हाँ बताइए dear participant। अनुज, Yes, sir. अलवी, क्लियर है ना? Yes, sir. क्लियर है, चलो सुल्तान ये क्लियर है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। ये क्वेश्चन है, इन ए फैक्ट्री 2 टाइप्स ऑफ रेडियोस आर मैन्युफैक्चर्ड, ओरिएंट एंड सुयोंग। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर रेडियो सोल्ड। देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। मटेरियल लगा है ओरिएंट का इतना, सुयोन का इतना, लेबर का इतना, सुजोन पे इतना। वर्क्स ओवरहेड आर चार्ज एट द रेट ऑफ 80% ऑफ लेबर एंड ऑफिस ओवरहेड आर टेकन एट 15% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस दोनों का एक ही है 1000। 78 यूनिट्स वो ओरिएंट के प्रोड्यूस हुए, 286 जो सुजोन के प्रोड्यूस हुए और सोल्ड हुए। देन इसकी जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट है ये ऐसे तैयार होगी, ध्यान से देखें। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट, देन लेबर कॉस्ट, इसका मैंने पर यूनिट भी निकाल दिया है, पर यूनिट भी। प्राइम कॉस्ट आ गई, देन फैक्ट्री ओवरहेड्स 80% ऑफ लेबर कॉस्ट, ये 15,600 का 80% है, 200 का 80% है, देन 62,920 का 80% ये है। इट इज कॉल्ड एज फैक्ट्री कॉस्ट। देन फैक्ट्री कॉस्ट के बाद एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इज 15% ऑफ वर्क कॉस्ट, उसका जो 15% लिया तो ये आ गया, क्लियर है कि नहीं?
देन देयर इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन प्रॉफिट लिया कितना आता है ये देख लीजिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यस बताइए डियर पार्टिसिपेंट, बताइए। हाँ Yes, पलवी sir. क्लियर है? क्लियर है अनुज? अनुज क्लियर है? Yes, sir. अच्छा तो now we will move to next slide. इस क्वेश्चन को करना है। यस यस हाँ बताइए बताइए, हाँ बताइए किसने, बताइए बताइए डियर पार्टिसिपेंट प्लीज स्पीक। कोई डाउट है तो बता दीजिए। दिस इज अ क्वेश्चन। Accounts of X Limited for 2020 shows material, labor, factory overheads, administration overheads. What price the company should quote for refrigerator? It is estimated that उसमें material 1000 का लगेगा, labor 700 की लगेगी. You have to absorb factory overheads on the basis of labor and administration overheads on the basis of work cost. Profit is 12.5% on selling price. अगर मेरा selling price 100 का है तो profit कितना हुआ? 12.5. तो cost कितनी हुई? अनुज cost कितनी हुई? अनुज cost कितनी हुई फिर? 87.5. It means जो 12.5 है वो 87.5 पे इतना है, तो जो कॉस्ट आती है उसमें ऊपर कितना होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये देखें इसका सॉल्यूशन भी मैंने यही दिया है। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल 3,50,000, डायरेक्ट लेबर ये हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई। देन फैक्ट्री ओवरहेड्स 81,000 के दिए हुए हैं, विच आर 30% ऑफ वेजेस, which are 30% of wages, जो wages के 30% निकलते हैं। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है ना वो फैक्ट्री ओवरहेड का कितना संबंध है? 8% का है। तो इसकी जो नीचे कैलकुलेशन कर दी, फैक्ट्री ओवरहेड रेट जो रिकवरी रेट है ना 81,000 डिवाइडेड बाई 2,70,000 ये आ जाता है 30%, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है ना वो कितने आ जाते हैं? 8% आ जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? Then we have to show the price to be tendered. Direct material, direct labor, ये prime cost आ जाती है. Then factory overheads are 30% of wages. तो वो factory cost आ गई. Administration overheads are 8% of factory cost. तो उसका जो 8% ले लिया. Then it is called as cost of production. तो इसके बाद हमने प्रॉफिट निकाला, वो कितना आता है? 12.5 डिवाइडेड बाई 87.5। 2063 का कितना आता है? वो 295। कितना आता है? 295। तो वो सेलिंग प्राइस कोटेड कितना है? 2358। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं बताइए अनुज? अनुज? Yes, sir. हाँ हाँ Yes, sir. Yes, sir. अनुषा, अनुषा, पल्लवी बताइए बताइए प्लीज, क्योंकि वो मैथमेटिक्स की सिंपल सी एप्लीकेशंस हैं और कुछ नहीं है। अनुज बताइए ना, आपकी नॉन मेडिकल की है, उसमें कॉमर्स बैकग्राउंड भी हो या ना हो चलेगा। अनुषा, Yes, अनुषा बताइए आप। हाँ अनुषा बताइए। अनुषा, देन पल्लवी, पल्लवी बताइए। पल्लवी, सर लगता है चले गए वो। चलो कोई बात नहीं, आपको क्लियर है? Yes, sir, थोड़ा क्लियर हो गया। हाँ क्लियर हो गया ना, क्योंकि उसके ऊपर हमने रिकवर किए हैं।
उसके ऊपर जो हमने रिकवर किए हैं। देन नेक्स्ट जो है ना स्लाइड है, ये देखिए इसी तरह के ये कंपनी है ना, कंपनी हैज टू फाइल टेंडर एंड वांट्स टू अर्न प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स। अगर 20% ऑन सेल्स है तो 20/80 कॉस्ट का होगा ना। ड्यूरिंग द ईयर कॉस्ट ऑफ द मटेरियल इतना था, लेबर इतनी थी, फैक्ट्री ओवरहेड इतने थे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इतने थे। ये तो कॉस्ट शीट बन गई आपकी, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एंड देन योर प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 50% ये 20% आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, 50% और ये 20%। देन इसके बाद तो डायरेक्ट मटेरियल हमारा 1000 लगता है, लेबर 2000 लगती है, तो ये प्राइम कॉस्ट आ जाती है। देन फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 50% ऑफ वेजेस। जो वेजेस है ना उसका 50% है, वो कितना आता है 1000। इट इज कॉल्ड एज फैक्ट्री कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। 4000 का 20% कितना आता है 800। दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रॉफिट इज 20/80, 20/80। then this is the price to be tendered, then this is the price to be tendered। अनुज ये क्लियर है ना? नेक्स्ट मुझे वो स्लाइड दिखाने दो, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग का मैंने आपको क्लियर है कि नहीं अनुज? बेटे अनुज, अनुज यस सर, यस सर, यस सर। आपसे मैंने जो अक्टूबर 2 को आपने क्लास नहीं लगाई थी, यस सर, तो मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग करवाया था। इट इज वेरी सिंपल। तो मार्जिनल कॉस्टिंग एक बार आज मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ओके सर। Marginal costing is a technique of costing in which all costs are divided into two categories, fixed and variable, for the purpose of decision making purposes and inventory valuation। Fixed cost जो होती है ना, whatsoever is the production, they will remain fixed। जैसे rent of factory, salary of staff, and administration expenses, these are all fixed costs। Variable costs are those costs which vary with the level of activity, like direct material, wages, selling and distribution overhead। Fixed cost जो है ना, they will remain whatsoever is the level of production। Cost shall remain fixed whatsoever is the level of production। And difference between sales and variable cost is called as contribution। Sales and variable cost को हम का जो difference है ना उसको बोलते हैं contribution, because this much amount is contributing to profits। जो contribution है ना उसको ये technical हमने ना इसलिए दिया because that amount is contributing to profit। The ratio between contribution and sale is called as profit volume ratio। profit और volume की ratio को क्या है? contribution over sales। higher the profit volume ratio, higher is the possibility of generating profits। clear? अनु ये इतना क्लियर है कि नहीं आपको? यस सर। देन इसके बाद मैंने आपको करवाया था कि ये मान लीजिए कि ये फिक्स कॉस्ट है, इसको ध्यान से देखिए, फिक्स कॉस्ट है, दैट विल रिमेन फिक्स्ड। इधर यूनिट्स है, इधर अमाउंट है। वेरिएबल कॉस्ट है ना, दैट वेरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो उसके बाद टोटल कॉस्ट आ जाती है, वो भी हमने ड्रा कर दिया। देन देयर आर सेल्स। अगर हम जीरो सेल करेंगे तो हमारा लॉस होगा फिक्स कॉस्ट का। क्लियर है कि नहीं? और जैसे जैसे हम यूनिट्स बेचते जाएंगे हमारा जो लॉस है ना वो कवर होता जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि जहां टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल रेवेन्यूज, उसको नो प्रॉफिट नो लॉस या ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। नो प्रॉफिट और नो लॉस या ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। उसके ऊपर जो आता है ना प्रॉफिट एरिया। अच्छा हुण तुसी, मैं पंजाबी च गल करदा वां, पंजाबी समझ लैंदे हो ना तुसी भी? हेलो पलवी, आप समझ लेते हैं? हाँ? Yes, sir. अच्छा, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈ ਚੱਟੀ।
ਚੱਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਟੀ। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਇਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੱਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੱਟੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਖੱਟੀ मीन्स के प्रॉफिट एरिया इज कॉल्ड एज खट्टी। खट्टी मीन्स के वी अर्न। क्लियर? अनुज समझ गए कि नहीं? अनुज अनुज Yes sir. ये आप समझ गए ना? Yes sir. क्योंकि आपकी बैकग्राउंड पंजाबी है। पलवी आपकी बैकग्राउंड कहाँ से है? सर हिमाचल से। सर मेरी भी हिमाचल से है लेकिन समझ तो फिर तो इनको कोई नॉर्थ इंडियन को ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲਾਸ ਏਰੀਆ ਮੀਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੱਟੀ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਖੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਖੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। क्लियर है कि नहीं? तो जो ब्रेक इवन सेल्स और एक्चुअल सेल्स का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दैट इज कॉल्ड एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्लियर? तो ये देखिए ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करना है। सिंपल सा अर्थमेटिक है। ब्रेक इवन पॉइंट हाउ इट इज कैलकुलेटेड, ये इसका फार्मूला आता है फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये तो आ जाएगा यूनिट्स में। अगर हम इसको रूपी में बदलना है तो इसका फार्मूला लिख लीजिए क्योंकि यहाँ ये ओमिट हो गया है। फिक्स कॉस्ट ओवर पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट ओवर पीवी रेशो ये कैसे आता है ये आप बता दूं। सपोज हम सिंपल सा मैथमेटिक्स यूज करेंगे। लेट अस से सेलिंग प्राइस जो है ना वो ₹10 का है और वेरिएबल कॉस्ट ₹6 की है। फिक्स कॉस्ट हमारी 24,000 की है। तो then equation at no profit and no loss shall be as follows. Profit is equal to sales minus total cost। सेल में से फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दीजिए। 10x माइनस 24,000 और माइनस 6x। तो ये 24,000 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए तो ये आता है 10x माइनस 6x। 10x माइनस 6x ये किसका आता है 24,000। तो x किसके बराबर आ गया 24,000 ओवर 10 माइनस 6। 10 माइनस 6 को क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसको क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरी पीवी रेशो बन जाएगी। तो ये मेरी क्या बन जाएगी पीवी रेशो। ये मैंने आपको क्लियर किया है। 10 minus 6 is indicated as contribution. So break-even point is equal to fixed cost over contribution per unit. If we want to calculate this amount in amount, then break-even point is equal to fixed cost over PV ratio. Margin of safety is equal to sales minus break-even sales. ठीक है नहीं? अनुज ये पता चल गया कि नहीं? हाँ बेटे, हाँ अनुज, अनुज बताइए पता चल गया कि नहीं? अनुज, 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 पलवी सर एक बार इसको दोबारा बता दें। चलो दोबारा बताते हैं। हेलो ये मैं दोबारा बता देता हूँ। सर ये देखिए ब्रेक इवन पॉइंट इज कैलकुलेटेड एज फिक्स कॉस्ट ओवर पीवी रेशियो। वो कैसे आता है? मान लीजिए कि x यूनिट सोल्ड हुए हैं। अनुज, अनुज बात तो सुनिए ना। अनुज, यस सर सर सॉरी यार कॉल आ गई थी सर बीच में। अच्छा 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 चलो कोई बात नहीं। ये मान लीजिए कि हमने x यूनिट सेल करने हैं तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी है 6 रुपीज पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट है 24,000। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? प्रॉफिट 0 इज इक्वल टू 10x माइनस 24,000 प्लस 6x। सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये इसको हमने ऐसे कर दिया 10x माइनस 6x माइनस 24,000। 24,000 को उधर ले गए तो ये 10x माइनस 6x क्या आता है? ठीक है नहीं? इज इक्वल टू 24,000।
तो x इज इक्वल टू 24,000 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 6। मैंने 10 माइनस 6 इसलिए लिखा है टू इंडिकेट इट एज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इट इंडिकेट एज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ब्रेक इवन पॉइंट किसके बराबर होगा? फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो मान लीजिए इसको हम 10 minus 6 is indicated as contribution, so break-even point in units equal to fixed cost over contribution per unit. तो इसके बाद आती है if we want to calculate this amount, then break-even point is equal to fixed cost over PV ratio. Margin of safety sales minus break-even sales. So this can also be calculated as profit over PV ratio. यहाँ तक क्लियर है कि नहीं अनुज? Yes, sir. ये दिस इज सिंपल अर्थमेटिक्स, सिंपल अलजेब्रा और मैथमेटिक्स जो है ना। मान लीजिए ये आपको ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट है, लेवल ऑफ एक्टिविटी 10,000 का है, 1 लाख की सेल्स हुई है ₹10 के हिसाब से, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दीजिए तो वो आती है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एंड माइंड माय वर्ड्स, fixed cost per unit is a very dangerous concept. 40,000 में से 24,000 माइनस कर दीजिए तो ये आता है 16,000। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैसे आती है? 40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इज इक्वल टू 40%। ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट ओवर पीवी रेशियो इज इक्वल टू 60,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 16,000 डिवाइडेड बाय 0.4 40,000 आ गया। क्लियर है कि नहीं? अगर मान लीजिए मेरी सेल 2 लाख की होती है तो कंट्रीब्यूशन किसके बराबर आएगी? सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज कॉल्ड एज कंट्रीब्यूशन। सेल्स इनटू पीवी रेशियो। अनुज अनुज कैसे आती हैं? जैसे कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स इक्वल टू पीवी रेशियो, तो सेल्स को नीचे उधर ले जाओ तो कंट्रीब्यूशन किसके बराबर आएगी? सेल्स इनटू पीवी रेशियो। क्लियर है कि नहीं? ठीक। देन इसके बाद बेटा ये देखिए कंपनी जो है ना, मान लीजिए इस डाटे को देखिए, 2 लाख का पहले साल जो होता है वो क्या कहते हैं सेल्स होती हैं, और 4 लाख की दूसरे साल सेल्स होती है। Then profit is 20,000 and 80,000. You are required to calculate PV ratio, fixed cost and profits and margin of safety when sales are 6 lakh, and also calculate the sales to generate profit 1 lakh का। तो आप देखिए कि 2 लाख थे ना, 4 लाख की सेल्स हुई है, 2 लाख से 4 लाख की सेल्स हुई है। That means there is increase in sales from by 2 lakh, and there is increase of profit from 20,000 to 80,000. That means there is increase of 60,000 from जो प्रॉफिट है वो 60,000 इंक्रीज हुए हैं, प्रॉफिट 60,000 इंक्रीज हुए हैं और 2 लाख की जो सेल इंक्रीज हुई है। दैट मीन्स वो जो एडिशनल 2 लाख का सेल हुआ है उसके ऊपर हमने कंट्रीब्यूशन कितना कमाया? 60,000। इज इट राइट और नॉट? Yes, sir. हाँ भाई अनु, ये ठीक है कि नहीं? जो एडिशनल हमारी जो सेल्स हुई है ना 2 लाख की, उसके ऊपर हमने कंट्रीब्यूशन कितना कमाया? 60,000 का, क्योंकि फिक्स कास्ट तो सेम ही रही दोनों पीरियड में, फिक्स कास्ट तो सेम ही रही दोनों पीरियड में। जो हमने कमाया ना एडिशनल 2 लाख की सेल के ऊपर, वो कितना कमाया? 60,000 जो हमारी कंट्रीब्यूशन हुई। दैट मीन जो कंट्रीब्यूशन जो और सेल की जो रेशो है ना, दैट इज 30%। दैट इज 30%। क्लियर है कि नहीं? देन सेल्स एंड 2 लाख और 4 लाख की कंट्रीब्यूशन हमारी होती है सेल्स इनटू पीवी रेशियो 60,000 और 1,20,000। प्रॉफिट्स हमारे होते हैं 20,000 और 80,000। कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट्स माइनस कर दीजिए तो ये आता है फिक्स कॉस्ट।
कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट्स माइनस कर दें तो ये आते हैं फिक्स कॉस्ट। क्लियर है कि नहीं? Okay, sir. तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या बना? फिक्स कॉस्ट ओवर पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट ओवर पीवी रेशियो ये आप निकाल सकते हैं 1,33,000। इफ सेल्स आर 6 लाख देन आवर कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? 1,80,000 की। 1,80,000 की होगी। उसमें से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दीजिए तो प्रॉफिट कितने आते हैं? 1,40,000। तो प्रॉफिट कितने आते हैं? 1,40,000। एंड डिजायर्ड प्रॉफिट इज 1 लाख। डिजायर्ड प्रॉफिट इज 1 लाख। डिजायर्ड सेल कितनी होगी? डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन ओवर पीवी रेशियो 1 लाख में 40,000 ऐड कर दीजिए, उसको डिवाइड करें 0.3 से तो वो कितना आ जाएगा? 4,66,000। 4,66,000। ये अनु ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं आपको? Yes, sir. क्लियर है ना? पल्लवी क्लियर है? पल्लवी क्लियर है? पल्लवी पल्लवी ओहो Yes, sir. ओके क्लियर है। देन आई कैन मूव अहेड। ये देखिए एक रैपिड मील हैज 2 रेस्टोरेंट जो 24 घंटे खुले रहते हैं। फिक्स कॉस्ट ऑफ द 2 रेस्टोरेंट टुगेदर आर 45 लाख। सर्विसेज वेरी फ्रॉम कप ऑफ सर्विस टू फुल मील। द एवरेज सेल चार्जेस जो है ना वो 80,000 रुपीज 80 हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन आप मान लीजिए कि काफी पुराने हैं या काफी वो वेरी इकोनॉमिक एरिया में अप्लाई होते हैं। किसी से हम वो 80 रुपीज चार्ज करते हैं तो हमारी जो एवरेज जो आती है ना उसको फूड की कॉस्ट वो 32 है रुपीज 32। तो इनकम टैक्स जो है ना वो 30% है। तो टारगेटेड हमारी इनकम है 10,50,000। 10,50,000 है जो आफ्टर टैक्स है। तो बिफोर टैक्स जो होती है ना वो 15 लाख हो जाएगी क्योंकि वो 10,50,000 डिवाइडेड बाई 70 into 100। अनुज ये क्लियर है कि नहीं? अनुज Yes, sir. अगर हमारी नेट टारगेटेड इनकम 10,50,000 है आफ्टर टैक्स तो बिफोर टैक्स कितनी हो जाएगी? 15 लाख की हो जाएगी। तभी 15 लाख के ऊपर आप 30% टैक्स लगाएंगे तो आपकी आफ्टर टैक्स इनकम जो है ना वो 10,50,000 बन जाएगी। देन इसका डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन कितनी है? 45 फिक्स कॉस्ट है प्लस 15,000 के जो प्रॉफिट्स हैं तो कितना आता है? 60 लाख का आ जाता है। 60 लाख का डिजायर्ड सेल वॉल्यूम कितना आ जाता है? 60 लाख डिवाइडेड बाय 0.6 कैसे आया? ये वो पीवी रेशो है। पीवी रेशो वो देखिए ऊपर सेलिंग प्राइस है 80 का, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करें तो वो आती है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमारी पीवी रेशियो कितनी आएगी? 48 डिवाइडेड बाई 80। 48 डिवाइडेड बाई 80 वो कितनी आती है? 60% या 0.6 आ जाएगी। 60% या 0.6 आ जाएगी। तो हमारा जो डिजायर्ड सेल वॉल्यूम कितना आएगा? 1 करोड़ का आएगा। 1 करोड़ का। क्लियर? ठीक है, क्लियर? देन इसकी हमने हाँ जी बताइए बताइए। हाँ बताइए पल्लवी बताइए अब क्या क्या कह रहे थे? नहीं सर, पल्लवी कुछ नहीं। बताइए। हाँ जी कुछ नहीं सर। कुछ नहीं। हम इसकी 4 एप्लीकेशंस हैं, वो 4 एप्लीकेशन को ध्यान से देखिए। इसको अप्लाई करना है आपने ना, इसको अप्लाई करना है। सबसे पहली जो है ना वो एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, सिलेक्शन ऑफ मिक्स। ये क्वेश्चन पढ़िए। X Limited produces and sells 2 products A and B. Data regarding selling price and cost per unit are given below.
सेलिंग प्राइस है 20 और 15 का, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है ₹10 और 9 की, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट है ₹3 एंड 2 की, वेरिएबल एक्सपेंस है ₹3 एंड 2 की, फिक्स कॉस्ट है 600 की। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकमेंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल मिक्स। अगर एक्स के 100 यूनिट्स हैं, सॉरी ए के 100 यूनिट्स हैं, बी के 200 हैं, या 1500 हैं ए के और बी के हैं 1500, या ए के हैं 200 और ये 100 हैं बी के, मींस के वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मिक्सेस, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मिक्सेस। क्लियर है कि नहीं? इसमें से कौन सा प्रॉफिटेबल होगा? वही होगा जिसमें हमारा प्रॉफिट जो है ना वो मैक्सिमम आ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर यूनिट की तैयार की, 20 रुपीज एंड 15 में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी आ गई? ₹4 एंड ₹2 की। अब देखिए स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ मिक्सेस। मिक्स ए का ए बी 2 प्रोडक्ट है, मिक्स बी के भी ए बी 2 हैं, सी के भी ए बी 2 हैं। इसका 100, 200, 15, 150, 150, इसके 200 और 100। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ₹4 एंड 2, इसको मल्टीप्लाई किया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो ये कितने आ गए? 400, 400, 600, 800 में से 600 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाता है? 200 का। इसी तरह 600 और 300, 900 में से 600 माइनस कर दो तो कितना आ जाता है? 300 का। इसी तरह 1000 में से 600 माइनस करें तो ये कितना आता है? 400 का। क्लियर है कि नहीं? 400 का। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि हमारा मिक्स है ना जो, वो सबसे हाईएस्ट सी में है, then this mix should be preferred. This mix should be preferred. Okay? इसके बाद key factor means the governing factor. Key factor means the governing factor, जो सबसे क्रिटिकल है। दूसरी एप्लीकेशन इसकी हम कर रहे हैं, ये हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। You are required to suggest which product is most profitable when sales in units is the limited factor, or sale in amount is the limited factor, material supply is the limited factor, or labor hour is the limited factor. ठीक है नहीं? तो आपका जो क्या सुजेशन है अनुज, आप बताइए। अनुज, Yes sir. इसको कैसे करना चाहिए? अनुज बताइए। Yes sir. अनुज, आपकी Yes, आवाज sir. नहीं आ रही। Yes sir. Yes sir. सर बोल रहा हूँ हाँ। सर, पता नहीं क्यों नहीं आ रही आवाज। वो भी चलेगी, आप ही अकेले हैं। इसको नहीं। कैसे करना चाहिए? इसको कैसे करना चाहिए? अगर लिमिटेड फैक्टर की जो कंट्रीब्यूशन है हम वो उसको फोकस करेंगे। जैसे देख लीजिए, अगर यूनिट्स में लिमिटेड है, या तो ए के बेच सकते हैं या बी के। फिर हम कौन सा फैक्टर देखेंगे कि जिसकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हाई है, जिसकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हाई है। ए की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी आती है? हाँ पलवी, आप चले गए थे ना, डिस्कनेक्ट हो गया था। इसमें ऐसे ना कि अगर सेल्स इन यूनिट्स लिमिटेड फैक्टर है तो हमने देखना कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किसकी हाई है। अगर ए की जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी आ रही है 400 में से, ये इसका जो टोटल है वेरिएबल कॉस्ट का 300 माइनस करें तो कितनी आती है 100, और इसकी कितनी आती है 500 में से 380 माइनस करें तो ये कितनी आती है 120। क्योंकि प्रोडक्ट बी की कंट्रीब्यूशन हाई है तो प्रोडक्ट बी को लेंगे, प्रोडक्ट बी को लेंगे अगर सेल्स इन यूनिट्स लिमिटेड फैक्टर है। अगर सेल्स इन अमाउंट लिमिटेड फैक्टर है तो किसको हमने लेना है, ए को या बी को?
फिर हम देखेंगे कि हमारा 1 रुपए में कितनी कंट्रीब्यूशन आ जाती है। वो उसके लिए कौन सा इंडिकेटर है? वो है पीवी रेशो। वो क्या है? पीवी रेशो। जिसकी जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हाई है वही हमने लेंगे। क्लियर है कि नहीं? जिसकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हाई मतलब के 1 रुपये की हाई है, पीवी रेशो जिसकी हाई है वही लेंगे। जैसे 100/400 ए की पीवी रेशो 25% आ जाती है, और जबकि इसकी 24%, तो हम ए को प्रेफर करेंगे। अगर मान लीजिए मटेरियल सप्लाई लिमिटेड फैक्टर है, ए को देखिए कितने हमारी 100 और 120 कंट्रीब्यूशन आती है। ए में कितने यूनिट लगते हैं? 2 यूनिट्स। और बी में कितने लगते हैं? 3 यूनिट्स। वो कैसे? 100 को डिवाइड कर दिया 50 से। 100 का जो मटेरियल कॉस्ट आती है, और मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है पर केजी? 50। 100 और 50 कितना आ गया? ₹2। 150 और 50 कितना आ गया? ₹3। तो 100 को डिवाइड कर दिया 2 से, और यहाँ 120 को डिवाइड कर दिया 3 में से। जिसकी कंट्रीब्यूशन पर मटेरियल सप्लाई हाई है हम उसको प्रेफर करेंगे। इसी तरह लेबर की, अगर जिसकी जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लेबर हाई है उसको प्रेफर करेंगे। अब देखिए इसको कैसे किया गया। इसकी स्टेटमेंट तैयार कर दी कि ये हमारी कंट्रीब्यूशन आती है, पीवी रेशियो इतना आता है, देन कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल इतना आता है, और ये कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर कितना आता है। अब मैं आपसे पूछता हूं अनुज, Yes, sir. अगर हमारी कंट्रीब्यूशन, अगर हमारी सेल्स यूनिट वाइज लिमिटेड है, तो हम किसको प्रेफर करेंगे? प्रोडक्ट ए को या बी को? बताइए। हाँ बताइए बेटे। Sir, product A को sir. हाँ बताइए अनुज, किसको हम प्रेफर करेंगे? Sir, product A को. प्रोडक्ट ए को। क्योंकि प्रोडक्ट ए को नहीं, प्रोडक्ट बी को, क्योंकि कंट्रीब्यूशन इसकी हाई है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इसकी हाई है प्रोडक्ट बी की। अगर सेल्स अमाउंट में लिमिटेड फैक्टर है तो प्रोडक्ट ए को प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसकी जो पीवी रेशियो है ना वो 25% है, वो हाई है, जबकि प्रोडक्ट बी की पीवी रेशियो कम है। और अगर कंट्रीब्यूशन पर केजी और मटेरियल लिमिटेड फैक्टर है तो प्रोडक्ट ए इज बेटर, बिकॉज इसकी जो कंट्रीब्यूशन पर केजी और मटेरियल है वो हाई है। अगर लेबर इज द लिमिटेड फैक्टर तो प्रोडक्ट बी इज बेटर, बिकॉज इट्स कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर इज हायर। तो दूसरा एस्पेक्ट था कि हमारे पास 224 यूनिट्स हैं मटेरियल के अवेलेबल। सबसे हम वो पहले प्रोडक्ट ए पे यूटिलाइज करेंगे। 2 into 400 यानी कि 800 हमने यूटिलाइज कर लिया। नहीं, 800 मैक्सिमम डिमांड है, 800 into 2 1600 यूनिट्स हमने ए पे यूटिलाइज कर दिया, और बाकी के जो 600 है ना वो किस पे यूटिलाइज करेंगे? बी पे। तो बी के हम कितने यूनिट प्रोड्यूस करेंगे? 200। क्लियर है कि नहीं? 200 यूनिट्स बी के प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर? Yes, sir. हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए। देन अगर मान लीजिए इसके बाद आती है तीसरा जो प्रश्न है मेक और बाई का। ये क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन इजी है। ए पार्ट ऑफ द कंपनी used in assembly of a product manufactured by company is, तो इसका जो करंट प्राइस है ना वो 120 है। 120 पे हम प्रोक्योर कर सकते हैं। जीएसटी उसके ऊपर 10% है, मींस के वो हमको बाई करने में 132 रुपए पड़ेगा।
that means it will cost 132 to buy the product. कंपनी वहीं अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यूज करके 40 का मटेरियल है, लेबर जो है ना वो 50 का है, वेरिएबल ओवरहेड 10 के हैं, उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है 100 की, और फिक्स कॉस्ट जो होती है ना वो 40 है। तो क्या हम मेक करें या बाई करें? आप कहेंगे कि हमारी जो कॉस्ट है वो 140 की आती है, इसलिए हमको बाई करना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि अगर हम बाई करें या मैन्युफैक्चर करें, हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो तो इंकर होनी है, हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो तो इंकर होनी है, इसलिए वी शुड गो फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो उससे हम 32 रुपीज पर यूनिट बचा सकते हैं। क्लियर? वी शुड मेक, बिकॉज variable cost per unit is lower, variable cost per unit is lower. Clear? Next जो लास्ट डिसीजन जो है ना वो बता रहे हैं प्रॉफिट प्लानिंग। ये देखिए, हमारे पास दो बिजनेस हैं, एक और तो उसकी सेल भी मान लीजिए कि 1.5 लाख की होती है, दूसरे की भी 1.5 लाख होती है, वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000 है और ये 1 लाख है। फिक्स कॉस्ट इसमें कम है, दूसरे में ज्यादा है, तो हमारे बजटेड प्रॉफिट कितने आते हैं 1500 और इसमें 1500 आते हैं। यहां तक तो देखने में एक ही लगते हैं कि हमारी जो सेल है 1,50,000 की है, उसमें आप प्रॉफिट जो है ना 1500 का कमा लीजिए, दोनों का सेम है, लेकिन ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। If we penetrate deeper into the reality, we find सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन है, फिक्स कॉस्ट है, बजटेड प्रॉफिट है, पीवी रेशियो 20 है, देन 33.33 है, ब्रेक इवन पॉइंट है 75,000 और ये 1,05,000 है। इफ सेल्स आर लेस देन 1,50,000 तो बिजनेस ए विल बी बेटर because its break even point is lower and the company will start earning profits earlier, the company will start earning profit earlier। और अगर हमारी सेल ज्यादा है 1,50,000 से ज्यादा है तो हमारा बी लिमिटेड का बिजनेस जो है वो बेटर है, बिकॉज ये हमें इट विल फेच गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? अनुज क्लियर हो गया कि नहीं? Yes, sir. हाँ ठीक है, आज मैंने इतना ही कराना है। ठीक है, ओके। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। ओके, नो आई एम लीविंग द मीटिंग। Okay.
ये पल्लवी एंड अनुज, गुड। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये पल्लवी एंड अनुज YouTube पर जुड़िएगा। यहां से मैं क्लोज कर रहा हूं। आपका जो BTTM का ग्रुप बना हुआ है उसके ऊपर मैं लिंक भेज रहा हूं। 11:30 बजे 2 मिनट के बाद वहां प्रोग्राम है। ऑल द बेस्ट।